सालार आओ, अब आ भी जाओ, कितनी मिन्नतें कराओगे? अनीता ने उसका बाजू खींचते हुए नाराजगी से कहा। वो अम्मार की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था, 3 दिन की छुट्टी लेकर। हालांकि उसके घर वालों का इसरार था कि वो 1 हफ्ते के लिए आए। शादी की तकरीब कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। वो उन तकरीबात की अहमियत और नौयत से वाकिफ था, इसीलिए घर वालों के इसरार के बावजूद 3 दिन की रुख्सत लेकर आया और अब वो अम्मार की मेहंदी के फंक्शन में शिरकत कर रहा था, जो अम्मार और उसके ससुराल वाले मिलकर कर रहे थे। अम्मार और असरा दोनों के अजीज़ व अकारिब और दोस्त मुख्तलिफ फिल्मी और पॉप गानों पर रक्स करने में मसरूफ थे। एक तरफ तूफान बदतमीजी था जो वहां बरपा था। स्लीवलेस शर्ट्स, खुले गले, जिस्म के साथ चिपके हुए कपड़े, बारीक मलबूसात, सिल्क और शेफून की साड़ियाँ, नेट के ब्लाउजेस। उसकी फैमिली की औरतें भी दूसरी औरतों की तरह उसी तरह के मलबूसात पहने हुए थी। मिक्स्ड गैदरिंग थी और वो तकरीब शुरू होने पर उस हंगामे से काफ़ी दूर कुछ ऐसे लोगों के पास बैठा हुआ था जो कॉरपोरेट या बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे और सिकंदर या उसके अपने भाइयों के शनासा थे। मगर फिर मेहंदी के रसूमात का आगाज़ होने लगा और अनीता उसे स्टेज की तरफ ले गई। असरा और अम्मार बेतकल्लुफ़ी से स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। पहली बार असरा से मिल रहा था। अम्मार ने उसका और असरा का तारुफ करवाया। मेहंदी के रसूमात के बाद उसने वहाँ से जाने की कोशिश की, मगर कामरान और तैयबा ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। भाई की मेहंदी हो रही है और तुम इस तरह कोने में बैठे हो? तैयबा ने उसे डांटा था। तुम्हें यहाँ होना चाहिए। वो उनके कहने पर वहीं कामरान और उसकी बीवी के साथ खड़ा हो गया। उसके एक कज़न ने एक बार फिर दुपट्टा उसके गले में डालने की कोशिश की जो वो सब डाले हुए थे। उसने एक बार फिर कदर नागवारी से उसका हाथ झटकते हुए उसे तंबी की। अगले चंद मिनटों के बाद वहाँ रक्स शुरू हो चुका था। अम्मार समेत सारे बहन भाई और कजिन्स रक्स कर रहे थे और अनीता ने उसे भी खींचना शुरू कर दिया था। नहीं अनीता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए माजरत की, मगर उसकी माजरत कबूल करने के बजाय वो और अम्मार उसे खींचकर रक्स करने वालों के हुजूम में ले आए थे। कामरान और मुइज़ की शादी में भी वो ऐसे ही रक्स करता रहा था, मगर अम्मार की मेहंदी पर वो पिछले 7 सालों में इतना लंबा जहनी सफ़र तय कर चुका था कि वहाँ उस हुजूम के दरमियान खाली बाजू खड़े होना भी उसके लिए दुश्वार था। कदरे बेबस मुस्कुराहट के साथ वो इस तरह हुजूम के दरमियान खड़ा रहा। फिर उसने अनीता के कान में कहा, अनीता, मैं डांस भूल चुका हूँ, बराए मेहरबानी मुझे जाने दो। तुम करना शुरू करो, आ जाएगा। अनीता ने जवाबन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब असरा भी उस हुजूम में शामिल हो चुकी थी। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग करो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। उसने मुस्कुराते हुए निकलने की कोशिश की। असरा की आमद ने उसे उसकी कोशिश में कामयाब कर दिया। उरूज हर कौम, हर नस्ल का ख्वाब होता है, और फिर वो कौमें जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल हों वो तो उरूज को अपना हक समझती हैं, मगर कभी भी किसी कौम पर उरूज सिर्फ इस बिना पर नहीं आया कि उसे किताब और नबी दे दिया गया। जब तक उस कौम ने अपने आमाल और अफ़ाल से उरूज के लिए अपनी अहलियत साबित नहीं कर दी, वो किसी मर्तबे, किसी मकाम, किसी फजीलत के काबिल नहीं ठहरी। मुसलमान कौम या उम्मत के साथ भी ऐसा होता रहा है और हो रहा है। इनका मसला ये है कि इनके आला तबकात और नफ्स परस्ती का शिकार हैं। ये दोनों चीज़ें वबा की तरह होती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ये फिर सिलसिला, और फिर ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं। उसे वहाँ खड़े उन नाचती औरतों और मर्दों के हुजूम को देखते हुए बेख्तियार डॉक्टर सिब्ते अली की बातें याद आने लगीं। मोमिन अय्याश नहीं होता, न तब जब वो रियाया होता है, न तब जब वो हुक्मरां होता है। उसकी ज़िंदगी किसी जानवर की ज़िंदगी जैसी नहीं होती। खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और फना हो जाना, ये किसी जानवर की ज़िंदगी का अंदाज तो हो सकता है, मगर किसी मुसलमान की नहीं। सालार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आज फिर जानवरों और हशरातुल अर्ज़ का एक ग्रोह देख रहा था। उसे खुशी हुई, वो बहुत अरसा पहले उनमें से निकल चुका था। वहाँ हर एक खुशबाश, पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रहा था। बुलंद कहकहे और चमकदार चेहरे और आंखें। उसके सामने तैयबा अम्मार के ससुर के साथ रक्स कर रही थी, अनीता अपने सबसे बड़े भाई कामरान के साथ। सालार ने अपनी उंगलियों की हाथों से दाई कनपट्टी को मसला। शायद ये तेज म्यूजिक था, या फिर उस वक्त उसका जहनी इस्तराब उस अपनी कनपट्टी में हल्की सी दर्द की लहर गुजरती हुई महसूस हुई। अपने ग्लासेस उतार कर उसने बाएं हाथ से अपनी दोनों आंखें मसलीं।
दोबारा ग्लासेस आंखों पर लगाते हुए उसने मुड़कर रास्ता तलाश करने की कोशिश की। कुछ जिद्दोजहद के बाद वो अपनी जगह छोड़ते हुए उस दायरे से निकलने में कामयाब हो गया। उसे बखुशी रास्ता दे दिया गया। किधर जा रहे हो? बेहंगम शोर में तैयबा ने बुलंद आवाज में जाने से पहले उसका बाजू पकड़कर पूछा था। वो भी रक्स करते करते थक कर उसके पास खड़ी हुई थी। उनका सांस फूला हुआ था। मम्मी, मैं अभी आता हूँ नमाज पढ़कर, आज रहने दो। सालार मुस्कुराया, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि नफी में सर हिलाते हुए नरमी से उनका हाथ अपने बाजू से हटाया। वो बाहर निकलने की तागदो कर रहा था। ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। जिंदगी को एंजॉय करना भी आर्ट है, और यह आर्ट इस बेवकूफ को कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपने तीसरे बेटे की पुश्त को देखते कदरे अफसोस से सोचा। सालार ने उस हुजूम से निकलकर बेइख्तियार सुकून की सांस ली थी। वो जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के गेट से बाहर निकल रहा था, सिंगर उस वक्त गाने में मसरूफ था। उस वक्त मस्जिद की तरफ जाने वाला वो अकेला था। शायद गाड़ियों की लंबी कतारों के दरमियान से सड़क पर चलते हुए वो मुसलसल डॉक्टर सिब्तैली के बारे में सोच रहा था। वो सैकड़ों के उस मजमे के बारे में भी सोच रहा था जो उसके घर नाच गाने में मसरूफ थे। मस्जिद में कुल 14 लोगों ने बाजमात नमाज अदा की थी। पाकिस्तान आने के बाद वो इस्लामाबाद अपनी पोस्टिंग के दौरान वो सिकंदर उस्मान के घर पर ही रहता रहा। लाहौर आने के बाद भी किसी पोश इलाके में कोई बड़ा घर रिहाइश के लिए मुंतखब करने के बजाय उसने फुरकान की बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर लेने को तरजीह दी। फुरकान के पास फ्लैट लेने की एक वजह अगर ये थी कि वो लाहौर में अपनी अदम मौजूदगी के दौरान फ्लैट के बारे में किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होता था, तो दूसरी वजह यह भी थी कि फ्लैट के बजाय कोई घर लेने पर उसे 2-4 मुलाजिम मुस्तकिल रखने पड़ते, जबकि उसका बहुत कम वक्त फ्लैट पर गुजरता था। फुरकान के साथ आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में उसका सोशल सर्कल बहुत वसी होने लगा था। फुरकान बहुत सोशल आदमी था। उसका हल्का अहबाब भी खासा लंबा चौड़ा था। वो सालार के मूड और टेम्परामेंट को समझने के बावजूद उसे वक्तन फवक्तन अपने साथ मुख्तलिफ जगहों पर खींचता रहता। वो उस रात फुरकान के साथ उसके किसी डॉक्टर दोस्त की एक पार्टी और महफिल गज़ल में शिरकत के लिए गया था। वो एक फॉर्म पर होने वाली पार्टी थी। उसने सालार को मदऊ कर लिया और महफिल गज़ल का सुनकर वो इनकार नहीं कर सका। फॉर्म पर शहर की एलीट क्लास का इज्तिमा था। वो उनमें से अक्सरियत को जानता था। वो अपने शनासा कुछ लोगों के साथ बातें करने लगा। डिनर चल रहा था और उन्हीं बातों के दौरान उसने फुरकान की तलाश में नजर दौड़ाई थी। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सालार एक बार फिर खाने में मसरूफ हो गया। खाने के बाद उसे चंद लोगों के साथ फुरकान खड़ा नजर आ गया। वो भी उस तरफ बढ़ाया। आओ सालार, मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ। फुरकान ने उसके करीब आने पर चंद जुमलों के तबादले के बाद कहा, ये डॉक्टर रजा हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सालार ने हाथ मिलाया। ये डॉक्टर जलालुन नसर हैं। सालार को शख्स से तारुफ की जरूरत नहीं थी। फुरकान अब क्या कह रहा था वो सुन नहीं पाया। उसने जलालुन नसर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोनों के दरमियान बहुत रस्मी सा मुसाफा हुआ। जलालुन नसर ने भी यकीनन उसे पहचान लिया था। सालार वहां एक अच्छी शाम गुजारने आया था, मगर उस वक्त उसे महसूस हुआ कि वो एक बुरी रात गुजारने आया था। यादों का एक सैलाब था जो एक बार फिर हर बंद तोड़कर उस पर चढ़ाई कर रहा था। वो सब उस तरफ जा रहे थे जहां बैठने का इंतजाम किया गया था। उसके साथ अब फुरकान था। जलालुन नसर अब उससे कुछ आगे दूसरे डॉक्टर्स के साथ था। सालार ने सते हुए चेहरे के साथ उसकी पुश्त को देखा। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरसा है तेरी आवाज के साए, तेरे होंठों के सरा। इकबाल बानो गाना शुरू कर चुकी थी। दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाशाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। उसके इर्द गिर्द बैठे लोग अपना सर धुन रहे थे। सालार चंद टेबल्स के फासले पर बैठे हुए उस शख्स को देख रहा था जो अपने साथ बैठे हुए लोगों के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ था। उसे जिंदगी में कभी किसी शख्स को देखकर रश्क नहीं आया था। उस दिन पहली बार आ रहा था। आधा घंटा गुजर जाने के बाद उसने फुरकान से कहा, चले। फुरकान ने चौंक कर उसे देखा। कहाँ? घर? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। तुम्हें बताया तो था रात देर तक की महफिल चलेगी। हाँ, मगर मैं जाना चाहता हूँ। किसी के साथ भिजवा दो, तुम बाद में आ जाना। फुरकान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम क्यों जाना चाहते हो? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। इकबाल बानो को सुनते हुए भी कोई दूसरा काम याद आ गया है? फुरकान ने कदरे मलामती अंदाज में कहा, तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। सालार ने जवाब में कुछ कहने के बजाय खड़े होते हुए कहा, अजीब बातें करते हो, यहाँ से कैसे जाओगे?
फॉर्म इतना दूर है, चलो अगर इतनी जल्दी है तो चलते हैं। फुरकान भी उठकर खड़ा हो गया। मेजबान से इजाजत लेते हुए वो दोनों फुरकान की गाड़ी में आ बैठे। अब बताओ यूं अचानक क्या हुआ है? गाड़ी को फॉर्म से बाहर लाते हुए फुरकान ने कहा, मेरा वहां ठहरने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? सालार ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर सड़क को देखता रहा। वहां से उठ जाने की वजह जलाल है? सालार ने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा। फुरकान ने एक गहरा सांस लिया। यानी मेरा अंदाजा ठीक है, तुम जलाल नसर की वजह से ही फंक्शन से भाग आए हो। तुम्हें कैसे पता चला? सालार ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा, तुम दोनों बड़े अजीब अंदाज में आपस में मिले थे। जलाल नसर ने खिलाफ मामूल तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारी जैसी शोहरत वाले बैंकर्स के सामने तो उस जैसे आदमी को खिल उठना चाहिए था। वो ताल्लुकात बनाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। खुद तुम भी मुसलसल उसे देख रहे थे। फुरकान बहुत आराम से कह रहा था, तुम जलाल नसर को जानते हो? सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो एक बार फिर सड़क को देख रहा था। इमामा उसी शख्स से शादी करना चाहती थी। बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज में कहा। फुरकान कुछ नहीं बोल सका। उसे तवक्को नहीं थी जलाल और सालार के दरमियान इस तरह की शनासाई होगी, वरना वो शायद ये सवाल कभी ना करता। गाड़ी में बहुत देर खामोशी रही। फिर फुरकान ने ही उस खामोशी को तोड़ा। मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि वो जलाल जैसे आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। ये तो बड़ा खुर्राट आदमी है। हम लोग इसको कसाई कहते हैं। इसकी वाहिद दिलचस्पी पैसा है। मरीज कैसे ला कर देगा, कहाँ से ला कर देगा, इसे दिलचस्पी नहीं होती। तुम देखना 8 साल में उसी रफ्तार के साथ पैसा कमाते हुए लाहौर का सबसे अमीर डॉक्टर होगा। फुरकान अब जलाल नसर के बारे में तबसरा कर रहा था। सालार खामोशी से सुन रहा था। जब फुरकान ने अपनी बात खत्म कर दी तो उसने कहा, इसको किस्मत कहते हैं। तुम्हें इस पर रश्क आ रहा है? फुरकान ने कदर हैरानी से कहा, हसद तो मैं नहीं कर सकता। सालार अजीब अंदाज से मुस्कुराया। ये जो कुछ तुम मुझे उसके बारे में बता रहे हो, ये सब कुछ मुझे बहुत साल पहले पता था। तभी जब मैं इमामा के सिलसिले में उससे मिला था। ये कैसा डॉक्टर बनने वाला था मुझे अंदाजा था, मगर आज इस फंक्शन में उसे देखकर मुझे इस पर बेतहाशा रश्क आया। कुछ भी नहीं है इसके पास, मामूली शक्ल सूरत है, खानदान भी खास नहीं है। इस जैसे हजारों डॉक्टर्स होते हैं, लालची मादा परस्त भी है, मगर किस्मत देखो कि इमामा हाशिम जैसी लड़की इसके इश्क में मुब्तला हुई, इसके पीछे ख्वार होती फिर। मैं और तुम इसे कसाई कह लें, कुछ भी कह लें, सिर्फ हमारी बातों से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी, ना इसकी ना मेरी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। फुरकान ने उसके चेहरे को धुआं धुआं होते देखा। कोई ना कोई खूबी तो होगी इसमें कि इमामा हाशिम को नहीं सिर्फ इससे मोहब्बत हुई, किसी से नहीं सिर्फ इसी से मोहब्बत हुई। वो अब अपनी आंखों को मसल रहा था। मुझे अगर पता होता कि यहाँ तुम जलाल नसर से मिलोगे तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ यहाँ ना लाता। फुरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मुझे भी अगर ये पता होता कि मैं यहाँ उसका सामना करूंगा तो मैं भी किसी कीमत पर यहाँ ना आता। सालार ने विंड स्क्रीन से नजर आने वाली तारीक सड़क को देखते हुए अफसुर्दगी से सोचा। कुछ और सफर बेहद खामोशी से तय हुआ। फिर फुरकान ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया, तुमने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? इमामा को? यह मुमकिन नहीं है। क्यों? मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? कई साल पहले एक बार मैंने कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं हुआ, और अब तो ये और भी मुश्किल है। तुम न्यूज़पेपर्स की मदद ले सकते हो, इश्तिहार दूं उसके बारे में। सालार ने कदर खफगी से कहा, वो तो पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन उसके घर वाले मुझ तक जरूर पहुंच जाएंगे। शक तो उनको मुझ पर पहले भी था, और फर्ज करो मैं ऐसा कुछ कर भी लूं तो न्यूज़पेपर में क्या इश्तिहार दूंगा, क्या कहूं? उसने सर झटकते हुए कहा, फिर उसे भूल जाओ। फुरकान ने बड़ी सहूलत से कहा, कोई सांस लेना भूल सकता है? सालार ने तुर्की बतुर्की कहा, सालार अब बहुत साल गुजर गए, तुम आखिर कितनी देर इसी तरह लाहासिल इश्क में मुब्तला रहोगे? तुम्हें अपनी जिंदगी को दोबारा प्लान करना चाहिए। तुम अपनी सारी जिंदगी इमामा हाशिम के लिए तो जाया नहीं कर सकते। मैं कुछ भी जाया नहीं कर रहा हूँ, ना जिंदगी को, ना वक्त को, ना अपने आप को। मैं अगर इमामा हाशिम को याद रखे हुए हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे भुला नहीं सकता। ये मेरे बस में नहीं है। मुझे उसके बारे में सोचने से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं उसकी तकलीफ का आदी हो चुका हूँ। वो मेरी पूरी जिंदगी को डोमिनेट करती है। वो मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं आज यहाँ पाकिस्तान में तुम्हारे साथ ना बैठा होता। सालार सिकंदर कहीं और होता, शायद होता ही ना। मुझ पर उसका कर्ज बहुत है। जिस आदमी के मकरूज हूँ उसको चुटकी पकड़कर जिंदगी से कोई बाहर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। सालार ने दो टोक अंदाज में कहा, फर्ज करो दोबारा ना मिले फिर। फुरकान ने उसकी बात के जवाब में कहा। यकलख्त गाड़ी में खामोशी छा गई। बहुत देर बाद सालार ने कहा, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, किसी और मौजू पर बात करते हैं। उसने बड़ी सहूलत से बात बदल दी थी।